प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज कक्षा 10 के लिए दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय पर हमने पीछे 4 वीडियो बना लिया। आज 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जो हमने चौथा वीडियो, जो लास्ट वीडियो था, उसमें हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन किया था। तो क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन हो चुका है। उससे पहले महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके आगे साइमन कमीशन का गठन। यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन प्यारे बच्चों, 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में तय किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग बनेगा और वह 1919 के शासन अधिनियम की जांच करेगा, समीक्षा करेगा। ठीक है। तो उसी संदर्भ में 10 साल पूरा होने से पहले ही साइमन कमीशन की गठन कर दी गई 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की गठन कर दी गई। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इनका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इस कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया, इसीलिए इस साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। यह साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। जैसे ही भारत पहुंचा, भारत में इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। पूरे भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, कुछ लोगों को छोड़कर। जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग की एक गुट जो सफी के नेतृत्व में थी, इन लोगों ने इस कमीशन का समर्थन किया। पूरे भारतवर्ष में इस कमीशन का विरोध हुआ। इस कमीशन का विरोध पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में चल रहा था, जहां पर उन्हें पुलिस लाठीचार्ज में गहरी चोट लगी थी और उनका देहांत हो गया था। तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया। अब आते हैं नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी, यह कमेटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड, इसने भारतीय लोगों को चुनौती दी कि तुम लोग एक ऐसा संविधान बना लो जिससे सभी लोग सहमत हो। भारतीय राजनेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था नेहरू कमेटी। इसमें और लोग थे। इन लोगों में जी.आर. प्रधान थे, कुरैशी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जयकर थे। ये लोग भी नेहरू कमेटी के सदस्य थे। नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की बच्चों, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी ऐसी बातें शामिल थी? अब इस नेहरू रिपोर्ट में ये था कि भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय व्यवस्थापिका में परिवर्तित कर दिया जाए और जो मंत्री मंडल हो वह सदन के प्रति उत्तरदायी हो। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय है, वह एक संवैधानिक मुखिया की भांति ही उसका पद बहाल रहे। एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस की दर्जा दी जाए।
एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट ये था कि भारत में जो 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई उसको खत्म कर दिया जाए। एक पॉइंट ये था। एक पॉइंट ये था कि भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की बात की जाए। ये सारे जो रिपोर्ट थे, ये रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के द्वारा लगाई गई, यह नेहरू रिपोर्ट थी। इस नेहरू रिपोर्ट में जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का जो है उसको खत्म करने की बात जो कही गई थी, इसी पर मतभेद उत्पन्न हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी और उनका कहना था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था जारी रहेगा और यहीं पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपस में एक मत नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूर्ण स्वराज ही लेकर के रहेंगे। तब महात्मा गांधी ने इन लोगों को समझाया कि ठीक है, हम लोग 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं, यदि अंग्रेज सरकार अगर हमें 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति होगा। तो ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट तक की घटनाएं हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। अब यहाँ हेडिंग डाल देते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। हमने बताया 1928 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, नेहरू कमेटी बनी थी, नेहरू रिपोर्ट आया और नेहरू रिपोर्ट में जो मूल बातें थी, डोमिनियन स्टेटस, इसको अंग्रेजों ने नहीं दिया और 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद नारों के साथ स्वतंत्रता के रूप में इस तिथि को मनाया गया और यह तय किया गया कि आने वाले प्रत्येक वर्ष में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह सिलसिला 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चलता रहा। अब यहाँ एक और बातें बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया, तो इस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इसी दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया ताकि ये तिथि जो है यादगार बना रहे। यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब 1929 के पूर्ण स्वराज्य में महात्मा गांधी ने एक बातें रखी थी और कांग्रेस से कार्यकारिणी की तौर से एक बातें रखी गई थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने का प्रयास किया था और उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी। अगर इरविन 11 मांगे मान लेता तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को टाला जा सकता था और ये मांगे क्या थी कि सेना के खर्च में कटौती हो, सेना खर्च में 50% कटौती हो। यह मांगे थी लगान में 50% कटौती हो, नमक पर कर न लगाया जाए,
नमक पर कर न लगाया जाए और नमक बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये सारी और एक बातें थी, राजनीतिक बंदियों, राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा न हो। तो ये बातें 11 मांगे जो इरविन के पास महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई, लेकिन इरविन ने इन मांगों को नहीं माना बच्चों। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब कांग्रेस के कार्यकारिणी की ओर से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का नेतृत्व सौंप दिया गया। अब हम लोग को पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई हमने बता दिया। नेहरू कमेटी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा न मिलना, फिर पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य के साथ साथ अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था बच्चों, इसको देख लें। इसका मतलब यह है कि कानून की अवहेलना करना, कानून की अवहेलना करना, यानी कानून को न मानना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल जो बात है, कानून को न मानना, कानून की अवहेलना करना। अब इसी कानून की अवहेलना के मद्देनजर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली, जिसे दांडी यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से यह यात्रा निकाली गई। महात्मा गांधी और उनके 78 उनके समर्थक साथ में थे और यह यात्रा 12 मार्च 1930 को निकाली गई। और यह दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में है, गुजरात के नवसारी जिले में है। यह 240 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। 240 किलोमीटर लंबी यात्रा को 24 दिनों में पूरा करते हुए 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। ठीक है, ये 6 होगा, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। ठीक है, अब ये 24 दिन की यात्रा के बाद जब दांडी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने समुद्र किनारे मुट्ठी भर नमक बना करके कानून का उल्लंघन किया, कानून को तोड़ दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक कानून आंदोलन भी कहा जाता है। अब इस यात्रा से पूरे देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। राजाजी राजगोपालाचारी ने यह यात्रा निकाली और वेदारण्यम तक यात्रा की। उड़ीसा में यात्राएं निकाली गई, उसके अलावा मालाबार क्षेत्रों में यात्राएं निकाली गई। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से फैली और नमक कानून को तोड़ने का और कर अदायगी पर रोक, यानी अब कर टैक्स नहीं देना है, लगान नहीं देना है, नमक कानून को तोड़ना है, ये सारी इसमें मूल बातें थी। इसके अलावा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार था, कोर्ट कचहरियों का बहिष्कार था। इस आंदोलन में भी बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था। यह आंदोलन बड़ी तेजी से चल रही थी और इसी बीच जब चल रही थी तब नवंबर 1930 ईस्वी में इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई।
गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुए, इन तीनों को हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। अब इस आंदोलन के साथ साथ पश्चिमोत्तर प्रांत के कांग्रेस के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार, क्या खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने आंदोलनकारी थे लाल कुर्ते पहने हुए थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन भी गांधी की अहिंसा के सिद्धांत पर चल रहा था। अंग्रेजों ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को आदेश दिया गोलियां चलाने के लिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन के आंदोलनकारियों पर। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट की सेना पहुंची और इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यह आंदोलन भी चला। इसके साथ साथ नागालैंड में भी रानी गैडिनलिऊ ने एक आंदोलन चलाया। इस तरीके से देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। अब आंदोलन चल रहे थे, सबसे बड़ा नजारा जो देखने को मिला वह महाराष्ट्र के धरसाना में, ठीक है। यहाँ पर नमक बनाने की फैक्ट्री थी। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद धरसाना में इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, इमाम अली मणिलाल ने की। इन लोगों ने धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यहाँ पर सरकार द्वारा क्रूरता से दमनकारी नीतियां अपनाई गई। यहाँ पर लोगों को पुलिस लाठियां मारती रही, लोगों को जख्मी करती रही, तभी ये लोग हिंसा को कोई जगह न देते हुए हिंसा की राह पर इन लोगों ने मार खाते हुए भी आंदोलन को जारी रखा। यहाँ पर महिलाएं भी शामिल थीं और इनकी जो चोट होती थी, जख्म होती थी, उनमें ये लोग पट्टियां बांधने का भी काम करती थी। यह आंदोलन बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा था और अंग्रेजों की यहाँ पर बड़ी क्रूरता से दमनकारी नीतियां चल रही थी। एक अमेरिकी पत्रकार उस समय मौजूद था, न्यू फ्री मैन अखबार का पत्रकार मिलर नाम था। ये पत्रकार, इन्होंने धरसाना की दमनकारी नीतियों को अपनी आंखों से देखा था और इन्होंने अपने अखबार में लिखा कि मैंने 18 वर्षों की अपनी पत्रकारिता में बहुत सारे नागरिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन ऐसी क्रूर दमनकारी नीतियां हमने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो यहाँ पर अंग्रेजों की आलोचना एक अमेरिकी पत्रकार, फ्रीमैन के पत्रकार मिलर के द्वारा भी की जा रही थी। अब अंग्रेज धीरे धीरे लाचार होने लगे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग एक गांधी से बैठक करते हैं, एक समझौता करते हैं। इसी संदर्भ में 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और
लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। इस बैठक में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। ठीक है, और इस बैठक में ये बात हुई कि नमक कर समाप्त किया जाएगा, लोगों को नमक बनाने की अनुमति मिलेगी और कर अदायगी पर कमियां की जाएगी। तो ये बातें हुई और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और यह स्थगन जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी गांधी और इरविन समझौते के द्वारा हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन की, ये गोलमेज सम्मेलन 3 चरण में हुए, इंग्लैंड के लंदन में आयोजित हुए। लंदन में आयोजित हुए इन तीनों, गोलमेज का मतलब होता है गोलमेज, गोलमेज है, ठीक है, उस पर चारों ओर लोग बैठे रहेंगे, एक दूसरे के सामने दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सामने बराबरी में बैठने का मौका मिल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। फिर भी भारत की तरफ से कुछ लोग गए थे गोलमेज सम्मेलन में, लोगों ने भाग लिया, उदारवादी लोगों ने भाग लिया, जैसे टीवी सप्रू थे, दलित नेता भीमराव अंबेडकर थे। इन लोगों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में समझौते के अनुसार भाग लेना स्वीकार किया गया। ठीक है, अब लंदन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहा था, मैकडोनाल्ड कर रहा था। ठीक है, महात्मा गांधी राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। किंग्सले मजदूरों की बस्ती थी, किंग्सले पैलेस में महात्मा गांधी ठहरे। फिर बकिंगम पैलेस सम्राट ब्रिटिश राजा से मिले और ब्रिटिश राजा से मिलने के बाद सेंट पाल पहुंचे। कहाँ? सेंट पाल, यहीं पर लंदन में सेंट पाल में गोलमेज आयोजन चल रहा था। सेंट पाल में जब पहुंचे तो जो विंस्टन चर्चिल जो नेता था कट्टरपंथी इंग्लैंड का, उन्होंने कहा कि हम अर्धनंगे फकीर से बात करने जा रहे हैं। उन्होंने आलोचना की ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, उसके बाद फ्रैंक मोरिस एक पत्रकार था, इन्होंने कहा कि जब सेंट पाल की सीढ़ियों पर महात्मा गांधी चढ़ रहे थे अर्धनंगे और खड़ाऊ पहन करके, तो वह नजारा देखने लायक था, वह एक अद्भुत नजारा था। सेंट पाल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए और गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को खत्म करने की बात कही थी, जबकि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात पर अड़े थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अंग्रेज लागू करें। इसी बात पर महात्मा गांधी से मतभेद हो गया, नाराजगी हो गई और वह आयोजन छोड़ करके वापस चले आए। जब वह देश वापस आए, गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ वापस जरूर आया हूं, लेकिन अपने तिरंगे और अपने देश का सम्मान बचा कर लाया हूं, उसे झुकने नहीं दिया। ठीक है, वापस आकर के महात्मा गांधी ने फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोबारा शुरुआत हुई, फिर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को पूना के यरवदा जेल में रखा गया। यरवदा जेल में रखा गया।
अब रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, अब उसका मानना था कि अब दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दे देंगे, ईसाइयों के लिए दे देंगे, हैं, महिलाओं के लिए भी दे देंगे, यानी भारत को वह क्षेत्रीय जातिगत आधार पर बांट देना चाहता था। मुसलमानों को तो दे ही चुके थे, दलितों को, ईसाइयों को, महिलाओं को, आंग्ल समुदाय के लोगों को दे करके भारत को अनेक जातिगत रूप में बांट करके कमजोर करना चाहते थे। और इसी बात पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड इसे कहते हैं बच्चों, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अधिनिर्णय अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है, लिख दे रहे हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। गांधी जी इससे आहत हुए और गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में उपवास आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए तो मदन मोहन मालवीय, टीबी सप्रू के प्रयासों से दलित नेता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में पूना के यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर की बैठक हुई। इसे पूना समझौता के नाम से और पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस समझौते में गांधी जी की बात भीमराव अंबेडकर मान लिए और पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और इसीलिए महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ का निर्माण किया और हरिजन जो दलित लोग थे उन्हें हरिजन नाम दिया और एक हरिजन पत्रिका का संपादन भी शुरू कर दिया। और इन दलितों के लिए केंद्रीय विधानमंडल में जो सीटों की संख्या थी उसे बढ़वा दिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किया जाने लगा। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन तोड़ दिया। फिर आगे 1932 में ही के बाद जो पूना पैक्ट के बाद लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उस तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। तो यहाँ तक हम लोग तो गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट तक बात कर लिया बच्चों। अब आगे हम लोग देखेंगे अब इसके बाद की जो घटनाएं हैं। इसके बाद की ये घटना है 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है। अब यहाँ से हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे बच्चों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। शुक्रिया।